हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तथा इस ट्रेड से रिलेटेड बाकी और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उनमें जाकर पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर जो पर्टिकुलर ट्रेड है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, इस फोल्डर में जाकर आप उन पेपरों को देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट द लाइट। प्रकाश का पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो सेंसर हम यूज करते हैं उसमें जो लाइट यूज की जाती है वो की जाती है इंफ्रारेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। तो इंफ्रारेड सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट द लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पिक एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट विच पावर सिस्टम इज यूज बाय द GP12 रोबोट। जो GP12 रोबोट है के द्वारा वस्तुओं को चुनने और रखने के लिए जो पावर सिस्टम यूज किया जाता है वो किसका उपयोग करता है। तो वो करता है न्यूमेटिक्स का। तो न्यूमेटिक्स के अंदर जो हम फ्लूइड यूज करते हैं वो एयर एज ए फ्लूइड यूज किया जाता है। तो एयर को क्या है, कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस एयर को हम किसी भी सिस्टम के अंदर यूज कर उससे वर्क करा सकते हैं। तो जैसे एक 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, एक होता है न्यूमेटिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम फ्लूइड को यूज करते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड हो गया, ऑयल हो गया, और लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में एज ए फ्लूइड हम यूज करते हैं एयर को। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसको उठाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए जो पावर सिस्टम यूज किया जाता है, एक रोबोट है GP12, उसमें जो करते हैं वो किस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है न्यूमेटिक सिस्टम या वायु विद्या के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज यूज इन द न्यूमेटिक पावर सिस्टम। तो वायुवीय विद्युत प्रणालियों में किसका उपयोग करते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, एक होता है न्यूमेटिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में एज ए फ्लूइड हम ऑयल यूज करते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम में एज ए फ्लूइड हम यूज करते हैं एयर या वायु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू टर्न ऑन द रोबोट। रोबोट को चालू करने के लिए पहला कदम क्या होगा। तो जब भी हमें अगर रोबोट को स्टार्ट करना है या शुरुआत करनी है तो सबसे पहले क्या देंगे, उसको पावर देंगे। तो टर्न ऑन द मेन पावर सप्लाई टू स्टार्ट द रोबोट। किसी भी रोबोट को फर्स्टली स्टार्ट करने के लिए हमें उसे पावर देनी होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1, टर्निंग ऑन द मेन पावर सप्लाई या मुख्य बिजली की आपूर्ति पर टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्विच शोन इन द फिगर। एक स्विच दिया गया है, वो आपको नाम बताने की किस तरह का एक स्विच है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्या आता है कि ऑन ऑफ, जिसके द्वारा हम करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब भी हमें रोबोट को ऑन करना हो तो ऑन पोजीशन पर लेके आएंगे स्विच को, अगर हमें ऑफ करना है तो हम ऑफ कंडीशन में लेके आएंगे। तो एक तरीके से ये क्या है कि एक मेन पावर सप्लाई है, जिसके इस बटन के द्वारा हम या पुश बटन के द्वारा हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं या स्विच के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेन पावर सप्लाई या मुख्य बिजली की आपूर्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड द सर्वो लाइट विल गेट ब्लिंक, किस मोड में सर्वो लाइट ब्लिंक करती है, ब्लिंक होती है मतलब एक बार चसना एक बार बुझना, चसना बुझना। तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपने घरों में देखा होगा दिवाली के ऊपर जब हम एलईडी या कोई भी लड़ी वगैरह लगाते हैं तो वो लाइट क्या चसबुझ करती है, एक बार जलती है एक बार बुझती है, एक बार जलती है एक बार बुझती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लिंकिंग या ब्लिंक करना। तो इन विच मोड द सर्वो लाइट विल गेट ब्लिंक, तो ये मोड कहलाता है हमारा टीच मोड। तो टीच मोड इन द सर्वो लाइट विल गेट द ब्लिंक। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए 2। ये डिफरेंट मोड होते हैं। अगर आपने पीएलसी का कोर्स किया हुआ है जो भी, क्योंकि रोबोट्स के अंदर पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंट्रोलर होता है या पीएलसी बोर्ड होता है उसके अंदर ही डिफरेंट टाइप के स्विचेज होते हैं या मोड्स होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप किसी रोबोट को या सीएनसी मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रोबोटिक सेल द पार्शियल ट्रांसपेरेंट कर्टेन्स आर कॉल्ड, रोबोटिक सेल में आंशिक पारदर्शी पर्दे को क्या कहा जाता है। तो रोबोटिक सेल में जो आंशिक पारदर्शी जो पर्दे होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्क लेयर शील्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हाइड द केबल विच कंपोनेंट इज यूज इन रोबोटिक वर्क सेल, केबल को छिपाने के लिए रोबोटिक वर्क सेल में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी, जैसे कि आपने मान लो रोबोट को मेन स्विच से जोड़ा हुआ है, किसी तार के द्वारा जोड़ा हुआ है, तो जब भी हम वर्क प्लेस पर कोई कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है वो वायर हमें दिखाई ना दे, हमारे पैरों में उलझ जाए। तो केबल को छिपाने के लिए जो रोबोटिक वर्क सेल में जिस कंपोनेंट का हम यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है केबल डक्टिंग। तो केबल डक्टिंग क्या होता है कि उसके ऊपर एक कवरिंग कर दी जाती है ताकि वायर वो बाहर ना दिखाई दे, मतलब एक तरीके से केबल को छुपाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो उसको हम बोलते हैं केबल डक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रोबोटिक सेल विच सेंसर इज यूज इन फ्रंट ऑफ वेल्डिंग रोबोट, रोबोटिक सेल में रोबोटिक वेल्डिंग के सामने किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो रोबोटिक सेल में रोबोटिक जो वेल्डिंग होती है उसके सामने हम सेफ्टी लाइट कर्टेन सेंसर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बटन, हमें इस बटन को पहचानना है कि ये बटन क्या किस तरह का बटन है। तो ये होता है एक इमरजेंसी स्टॉप बटन, और इमरजेंसी स्टॉप बटन को ही हम ई बटन भी कहते हैं। तो मान लो चाहे रोबोटिक हो या सीएनसी मशीन हो, उस पर जब हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी मान लो इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमें बंद करना है तो सबसे पहले हम ई स्टॉप जो बटन जिसके ऊपर लिखा होता है या इमरजेंसी स्टॉप बटन को हम पुश करते हैं, और जो हमारी पूरी मशीन है वो रनिंग कंडीशन में नहीं होती, एकदम स्टॉप हो जाती है, सारे कंपोनेंट है उसके काम करना बंद कर देते हैं इमरजेंसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, टीसीपी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो टीसीपी स्टैंड फॉर टूल सेंटर पॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। साथियों बाकी मैं और ऑप्शन इसलिए पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो इससे वीडियो क्या काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर देने की कोशिश करो, बाकी आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की आर यूज टू जोग द रोबोट, रोबोट को जोग करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो रोबोट को जोग करने के लिए हम जोगिंग कोऑर्डिनेशन की का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो मेनली जो जोगिंग कोऑर्डिनेशन की होती है उसका हम यूज करते हैं रोबोट के अंदर। तो जोगिंग की क्या होती है कि इट इज़ ए टेक्निक दैट अलाउ ए रोबोट प्रोग्राम या प्रोग्रामर टू मैनुअली मूव ए रोबोट यूजिंग ए टीच पेंडेंट डायरेक्शन बटन और द जो व्हील। तो जब भी हम मान लो रोबोट के अंदर कोई सेटिंग कर रहे हैं या कोई प्रोग्रामिंग सेटअप कर रहे हैं, तो जब भी हम मैनुअली मूव करते हैं किसी भी पार्ट्स को या किसी भी जो रोबोट का जो कंपोनेंट अगर मैनुअली मूव कर रहे हो तो उसको किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है जोगिंग के द्वारा। तो जोगिंग एक तरीके से टूल ही होता है, जैसे आपने कोई भी हम गेम खेलते हैं तो जिससे हम रोबो ऑपरेट करते हैं, गेम खेलते हैं हमारे हाथ में होता है, तो इसी तरीके से जोगिंग भी एक टूल होता है, उसी के द्वारा हम मैनुअली मूवमेंट कराते हैं पार्ट्स की किसी भी रोबोट या किसी भी सीएनसी मशीन के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चेंज द कोऑर्डिनेशन विच की इज यूज, समन्वयन को बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो टू चेंज द कोऑर्डिनेशन, जो COORD कोऑर्डिनेशन से ये शब्द बनाया गया है, उस की का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टीच पेंडेंट की, जो टीच पेंडेंट कुंजी है उसका नाम क्या है। तो बाकी जब भी आप किसी भी रोबोट को देखोगे या उसका जो प्रोग्रामिंग या PLC जो बोर्ड होता है या पैनल बोर्ड होता है, उस पर ये सारी की बनी होती है, हर की का अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, तो एक तरीके से चित्र में जो दिया गया है वो है जॉगिंग कोऑर्डिनेट की। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एरियाज आर देयर इन टीचिंग पेडेंट डिस्प्ले, टीचिंग पेडेंट डिस्प्ले में कितने क्षेत्र होते हैं। तो जो हमारा टीचिंग पेंडेंट डिस्प्ले होती है या एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, वो कितने एरिया में डिवाइड होता है। तो वो हमारा होता है 5 एरिया में डिवाइडेड। तो राइट आंसर जो ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिंबल, जो एक चित्र दिया गया है उस सिंबल को हमें पहचानना है कि ये सिंबल किसका एक प्रतीक है। तो जो डायग्राम दिया गया है वो एक ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम या संचालन समन्वय प्रणाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सिक्योरिटी मोड आर देयर इन रोबोट, तो रोबोट में कितने सुरक्षा मोड होते हैं। तो रोबोट में मेनली 4 सुरक्षा मोड होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक सिक्योरिटी मोड, एक होता है मैनुअल मोड, एक होता है 2 वे ऑडियो, एक होता है ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन इंफ्रारेड इल्यूमिनेशन। तो एक तरीके से जो सिक्योरिटी मोड होते हैं रोबोट के अंदर या सुरक्षा के जो मोड होते हैं रोबोट के अंदर, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक मोड, एक होता है मैनुअल मोड, एक होता है 2 वे ऑडियो मोड, एक होता है ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन इंफ्रारेड इल्यूमिनेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 invisible barrier that are used to safeguard to open area of work cell is called, कार्य कक्ष में खुले क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अदृश्य अवरोध को क्या कहा जाता है। तो जो इनविजिबल बैरियर्स होते हैं, कोई भी जो सेफ्टी गार्ड होते हैं ओपन एरिया वर्क सेल में, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी लाइट कर्टेंस या सुरक्षा प्रकाश पर्दा। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द शॉक सेंसर इज लोकेटेड इन AR 1440, AR 1440 में शॉक सेंसर है जो कहाँ स्थित होता है। तो एक तरीके से रोबोट का नाम होता है, जैसे AR 1440 एक रोबोट है, उसके अंदर जो शॉक सेंसर यूज़ किया जाता है उसकी लोकेशन है वो कहाँ होती है। तो उसकी जो लोकेशन होती है वो होती है ऑन द वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च के ऊपर। तो राइट आंसर जो ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड वी विल क्रिएट और एडिट द प्रोग्राम, तो किस मोड में हम किसी भी प्रोग्राम को एडिट करना हो या बनाना हो कोई नया प्रोग्राम, तो वो किस मोड के अंदर हम करते हैं। तो वो हम करते हैं टीच मोड के अंदर या शिक्षण मोड जो होता है उसके अंदर हम क्रिएट और एडिटिंग करते हैं प्रोग्राम की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड वी विल टेस्ट द प्रोग्राम, हम किस मोड में प्रोग्राम का परीक्षण करते हैं। तो ये जो मोड होता है किसी भी टेस्ट को जब हम एडिटिंग करते हैं या क्रिएट करते हैं, कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं, तो किस मतलब जो टेस्ट का अगर परफॉर्म करना हो तो हम किस मोड में करते हैं। तो हम करते हैं टीच मोड में। तो टीच मोड वी विल टेस्ट द प्रोग्राम, जो भी हमने नया प्रोग्राम बनाया या कोई भी एडिटिंग की है उसका अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो हम टीच मोड के अंदर करते हैं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डू रोबोट हैव, रोबोट के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो रोबोट के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर डायरेक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय, एक समन्वय प्रणाली का रेखीय दिशा किसको दर्शाता है। तो जो लीनियर डायरेक्शन होती है कोऑर्डिनेशन सिस्टम में,
तो वो रिप्रेजेंट की जाती है राइट हैंड कार्टिजन सिस्टम, यो दाहिने हाथ कार्टीय प्रणाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कोऑर्डिनेशन सिस्टम आर प्रेजेंट इन रोबोट। रोबोट में कितने समन्वय तंत्र मौजूद होते हैं। तो रोबोट में जो 6 तरह के जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। समन्वय प्रणाली के प्रतीक को पहचानने। एक सिंबल दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, ये हमें बताना है कि ये जो सिंबल है वो किसका एक प्रतीक है। तो ये है यूजर कोऑर्डिनेट या उपयोगकर्ता समन्वय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। समन्वय प्रणाली के प्रतीक को पहचाने। तो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम का एक सिंबल दिया गया है, ये हमें बताना है कि ये किसका एक सिंबल है। तो ये टीचिंग लाइन कोऑर्डिनेट का एक सिंबल है। तो सिंबल क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड होते हैं, उनको हमें मेमोराइज ही करना होता है कि कोई भी सिंबल है वो किसका एक सिंबल है, उसकी नेमिंग क्या है। तो ये जो ऊपर सिंबल दिया गया है ये टीचिंग लाइन कोऑर्डिनेट का एक सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैथड इज यूज टू जोग द रोबोट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। रोबोट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जोग करने के लिए किस मेथड का उपयोग करते हैं। तो जोग क्या होता है कि एक जोगिंग टूल्स होता है, उसके द्वारा ही हम किसी भी रोबोट की जो भी आर्म्स होती है या कोई पार्ट्स है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना, या मैनुअल मोड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, वो की जाती है जोगिंग के द्वारा। तो जोगिंग मेथड इज़ यूज टू जोग द रोबोट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। तो जोगिंग में क्या करते हैं हम, कोई भी जो प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई भी सेटिंग करते हैं, टूल की सेटिंग करते हैं वर्क पीस के साथ में, तो वो जो सेटिंग की जाती है वो एक मैनुअली सेटिंग की जाती है, और ये मैनुअली सेटिंग जो भी की जाती है वो जोगिंग के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। समन्वय प्रणाली के प्रतीक को पहचाने। तो एक जो सिंबल दिया गया है ये किसका एक प्रतीक है, तो ये हमारा ज्वाइंट कोऑर्डिनेट, संयुक्त समन्वय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। समन्वय प्रणाली के प्रतीक को पहचाने। तो ये जो सिंबल है ये किसका एक प्रतीक है, तो ये हमारा कहता है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, आयताकार समन्वय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रोटेट द बेस ऑफ द रोबोट विच कोऑर्डिनेट एक्सिस इज यूज। रोबोट के आधार को घुमाने के लिए जो निर्देशांक अक्ष का उपयोग करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जैसा हमारा XYZ एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, इसी तरीके से रोबोट में जो X या S एक्सिस है उसके द्वारा जो बेस होता है रोबोट का, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है या उसको घुमाया जाता है। तो टू रोटेट द बेस ऑफ द रोबोट, जो रोबोट का जो बेस है उसको घुमाने के लिए जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो यूज में की ली जाती है, तो वो हमारी होती है S एक्सिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अदर नेम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन इज। आयताकार समन्वय का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेशन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्टिजन कोऑर्डिनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन A4, कार्टिजन समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। समन्वय प्रणाली के प्रतीक को पहचाने। तो इस जो सिंबल दिया गया है इसके प्रतीक को हमें पहचानना है कि जो सिंबल है किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4 या बेलनाकार समन्वय। तो जितने भी डायग्राम दिए गए आप आराम से इनको पहचान सकते हैं। जैसे ये सिलेंडर की शेप बनाई हुई है, पीछे यहाँ आ रहा था एक रेक्टेंगुलर आर था, तो ये स्टैंडर्ड भी होते हैं, इनको हमें याद भी करना है और आसानी से हम इस सिंबल को पहचान भी सकते हैं कि किस तरह का एक सिंबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। समन्वय प्रणाली के प्रतीक को पहचाने। तो ये किसका एक सिंबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टूल दिया हुआ है, तो ये किसका एक सिंबल है, ये है टूल कोऑर्डिनेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच
coordinate system to manipulate move to the x, y and z axis defined with the tip of the tool। किसी समन्वय प्रणाली में मैनिपुलेटर उपकरण की नोक से परिभाषित x, y और z अक्ष पर जाता है। तो ये जो हमारा जाता है, ये जाता है टूल कोऑर्डिनेट या उपकरण समन्वय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टूल फाइल्स कैन बी रजिस्टर्ड इन टूल कोऑर्डिनेट। टूल निर्देशांक में कितने टूल फाइलें पंजीकृत की जाती है। तो जो पंजीकृत की जाती है टूल फाइलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो रजिस्टर्ड होती है वो होती है 64। तो 64 टूल फाइल कैन बी रजिस्टर्ड इन द टूल कोऑर्डिनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लिमिट आर देयर इन रोबोट। रोबोट में कितनी सीमाएं होती है। तो रोबोट में 2 तरह की लिमिट्स या सीमाएं होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपोनेंट विच प्रोवाइड इन रोबोट टू अवॉइड एक्सीडेंट इन केस ऑफ एनी एक्सिस मोटर फेलियर। किसी एक्सिस मोटर फेलियर होने पर या फेल होने की जो स्थिति में दुर्घटना से बचने के लिए रोबोट में प्रदान किए जाने वाले घटक का नाम बताइए। तो अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है या रोबोट के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इन केस ऑफ एनी एक्सिस मोटर फेलियर, तो उसकी जो मोटर की जो एक्सिस होती है अगर किसी एक एक्सिस का या दोनों या तीनों एक्सिस अगर फेल हो जाती है तो किसके द्वारा सेट की जाती है, वो कौन सा कंपोनेंट इसमें यूज किया जाता है। तो वो हम यूज करते हैं लिमिट या सीमाएं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉफ्टवेयर लिमिट कैन एडजस्टेड इन। सॉफ्टवेयर सीमा को डैश में समायोजित किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर लिमिट कैन बी एडजस्टेड इन द टीच पेंडेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो साथियों ये 38 क्वेश्चंस थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। जो अब क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई है या यूनिट है वो क्या होती है। तो एसआई यूनिट जो होती है हमारी हीट की, तो हीट को मेजर करते हैं जूल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल। तो प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, पास्कल के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। तो करंट को हम किस में मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर्स में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है, प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है हमारी ओम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में, करंट को करते हैं एम्पियर में, पावर को करते हैं वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इतना। एक आयत है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी रेक्टेंगल होती है उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेड्थ होगी। तो रेक्टेंगलों का हमारी एरिया कैलकुलेट करना है तो वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेड। तो हमारी लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 8। तो 10 की 8 से हम गुना या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 80। और सेंटीमीटर यहाँ से आएगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से आएगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट भी सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में ली जाती है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो जो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। एक प्रिज्म दी गई है, उसका हमें नाम बताना है कि किस तरह की प्रिज्म है। तो दी गई प्रिज्म को जब हम टॉप से देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ साइड जो दिखती है वो दिखती है 1 2 3 4 5 6। तो जिस शेप के अगर 6 साइड हो तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल शेप। तो यहाँ प्रिज्म पूछी गई है
तो प्रिज्म भी कौन सी प्रिज्म होगी, एक हेक्सागोनल प्रिज्म होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का हमें नाम पहचानना है कि एक जो उपकरण दिया गया है इसका नाम क्या है। तो ये जो चित्र में जो उपकरण दिया गया है ये किसका एक उपकरण है, ये है ट्राई स्क्वायर। तो ये आपने सब भी अपनी वर्कशॉप में देखे होंगे जितने भी ये टूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। हमें इस उपकरण का नाम बताना है कि जो चित्र में दिया गया है। तो एक चित्र में दिया गया जो है वो हमारा हैमर। तो हैमर में भी कई टाइप के हैमर होते हैं। जो चित्र में जो हैमर दिया गया है वो है हमारा बॉल पिन हैमर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण के नाम को पहचानिए। तो चित्र में जो उपकरण दिया गया है, प्लायर दिया गया है, वो प्लायर की भी काफ़ी कैटेगरी होती है। तो चित्र में जो प्लायर दिया गया है वो हमारे कटिंग प्लायर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम बताइए। तो चित्र में जो उपकरण दिया गया है वो एक हथौड़ा है, लेकिन हथौड़ा ये क्या है कि पूरा ही लकड़ी का बना हुआ है। तो इस तरह का जो हथौड़ा होता है उसको हम बोलते हैं मैलेट। तो लकड़ी का जो हथौड़ा होता है जो पूरा लकड़ी का ही बना हो तो उसको हम बोलते हैं मैलेट। और जो बाकी हथौड़े होते हैं उसका जो हैंडल होता है वो जनरली लकड़ी का बना होता है और आगे का लोहे का बना होता है। लेकिन ये जो चित्र में जो हैंडल दिखाया गया है हैमर वो एक मैलेट है जो कि पूरा ही लकड़ी का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। तो एक क्या हमारी एक स्पैनर है या चाबी है, दोनों सिरों से वो ओपन है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन हैंडेड स्पैनर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो साथियों ये जो 6 क्वेश्चन थे ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो जो अब आएंगे 25 क्वेश्चंस तो ये आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन। कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो एंड और बट ये सब क्या है, कंजक्शंस होती है हमारी, लेकिन जो ओन है वो कोई कंजक्शन नहीं होती है। तो हमसे पूछा गया है कि विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4, ओन इज नॉट ए कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा एक लाभ नहीं है। तो मान लो कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग में 10 बंदे बैठे हुए हैं और कोई ना कोई हर टॉपिक पे बोल रहा है, हर टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल ही साइलेंट है, बिल्कुल चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसका मतलब उस मीटिंग के अंदर कोई रोल नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट मीटिंग में नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो बोरियत महसूस कर रहा है। तो जो डेवलप्ड द बोर्डम या बोरियतम पैदा करना इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट ए वाउल। कौन सा एक स्वर नहीं है। तो जो हमारे वाउल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन जो एफ है वो वाउल्स नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड ऑफिस एडिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो एक गुड ऑफिस एडिकेट्स वो होता है किसी भी हम ऑफिस में जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर ड्रेस या फॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं, ना जीन्स पहने ना टी शर्ट पहने, ये सब फॉर्मल में इंक्लूड नहीं होते। अगर हम एक अच्छी ड्रेस, अच्छी पोशाक इंडस्ट्री या जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक अच्छा शिष्टाचार कहलाता है या गुड ऑफिस एडिकेट्स कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप में पोशाक पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है तो वो क्या कहलाता है। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे से समान होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है या मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है या अलग होता है या भिन्न होता है, तो ऐसे जो शब्द हो लगते हैं वो आपस में कहलाते हैं होमोफोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। अगर मुझे कोई चीज़ सीखने, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, या कोई मेरा टारगेट है अगर मुझे अचीव करना है,
तो मेरे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए या मेरी निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ को करना है या मुझे इस चीज़ को सीखना है। तो डेडिकेशन कैन हेल्प मी द लर्न इंग्लिश, निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्न वाक्य में से जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, तो ये डैश आएगा, तो क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए कैपिटल लेटर यूज, तो बड़े अक्षरों का प्रयोग कब किया जाता है। तो अंग्रेजी का जो बड़ा अक्षर होता है वो अगर कोई हमें नदी का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी पर्सन का नाम या कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सबसे शुरुआत में कैपिटल अक्षर से ही शुरुआत की जाती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। तो निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से जो हॉट है, गर्म है, किसी चीज़ की विशेषता को बता रहा है कि ये ठंडा है, गर्म है, कैसा है। तो ये क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन से थैंक यू यू शुड रिप्लाई एंड से, जब आपको कोई धन्यवाद कहता है तो आप उसको जवाब में क्या हमें आपको कहना चाहिए। तो ऐसा कोई भी जब आपको व्यक्ति थैंक्स बोलता है तो आपको ये बोलना चाहिए कि योर वेलकम, आपका स्वागत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वर्ड, हमें विषम शब्द को चुनना है। जैसे प्लीज, सॉरी, पेपर, थैंक्स। इसमें क्या है कि जो प्लीज, सॉरी और थैंक्स है ये से रिलेटेड है शब्द आपस में। जो विषम शब्द है इनसे जो अलग शब्द है वो है हमारा पेपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। तो आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद द वेल्डिंग टूल एंड द इक्विपमेंट्स। तो आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद वेल्डिंग टूल्स, तो वेल्डिंग के जो उपकरण होते हैं उनके साथ मैं कार्य करता हूँ अगर मैं एक वेल्डर हूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज गोइंग टू बी, आज का जो मौसम है वो होने जा रहा है। ये सब चीज़ें ना क्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के और भी ऑप्शन पढ़ के देखना, आपको दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा नज़दीक सा ही दिखेगा, क्लोज दिखेगा कि ये भी सही हो सकता है। तो जो टुडे वेदर इज़ गोइंग टू बी, तो आज का जो मौसम है वो क्या होने जा रहा है, तो वो क्या है, गर्म। अगर कूल होता तो कूल भी आ सकता था, हॉट होता तो हॉट भी आ सकता था आंसर। तो टुडे वेदर इज़ गोइंग टू बी वार्म, आज का मौसम है वो गर्म होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड वैन डिनोट्स, तो जो शब्द वैन है वो किसको दर्शाता है। तो वैन शब्द है वो टाइम को दर्शाता है। तो वैन वी गो टू द पार्क, वैन वी गो टू द जिम, तुम जिम कब जाओगे, पार्क कब जाओगे, तो ये समय को बताता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंजॉय डैश विद हिज पैट डॉग, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो राहुल एंजॉय प्लेइंग विद हिज पैट डॉग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज आर कॉल्ड, हमारे व्यक्तित्व का जो स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरी, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य आदि इन सब को क्या कहा जाता है। तो ये हमारी कहलाती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए 2 या आत्म जागरूकता, कि हम जो भी सेल्फ अवेयरनेस है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारे थॉट है, क्या हमारी समाज में वैल्यू है, कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान को गठित
में से कौन सा सही नहीं है। तो कोई भी आपकी समाज में क्या वैल्यू है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, आप किस तरह के ओपिनियन देते हैं, किस तरह के ओपिनियन लेते हैं, तो ये एक आपकी आइडेंटिटी, आपके करैक्टर को बताता है। लेकिन आपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया ये आपकी पहचान को नहीं दर्शाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो ये हमारी होती है पर्सनल स्ट्रेंथ या व्यक्तिगत ताकत। अगर हमें ये पता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या है, तो उसके द्वारा ही हम अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी कोई वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर भी हम अपने कैरियर या लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। डैश एक ऐसा गुण जिसे नकारात्मक माना जाता है और जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी कहलाती है पर्सनल वीकनेस या व्यक्तिगत कमजोरियाँ। तो व्यक्तिगत कमजोरी एक नकारात्मक सेंटेंस कहलाती है, नेगेटिविटी कहलाती है जिसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता होती है कि जो हमारी वीकनेस है उसको हमें स्ट्रेंथ में बदलना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है वो कौन सा है। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, जैसे कॉन्फिडेंस है ये हमारे दिखाता है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। हम हार्ड वर्कर है, मेहनती, ये हमारी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। हम एक्टिव है, किसी काम को करने के लिए कितने सक्रिय है, तो ये सब हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन बीइंग लेजी, आलसी होना, ये क्या है कि हमारी वीकनेस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ 2 टाइप्स। जो लक्ष्य है वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से लक्ष्य होते हैं। तो जो गोल है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो हमें किसी भी चीज़ को करना हो तो हम टारगेट डिसाइड कर देते हैं कि हमें अगर विद इन 2 मंथ्स करना हो, 2 वीक्स करना हो, 1 वीक करना हो, तो ये हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म गोल। अगर किसी टारगेट को हमें 1 साल या 2 साल में अचीव करना है तो ये हमारे कहलाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है। तो तनाव क्या होता है कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और निराशा की भावना ही क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रेस कहलाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव के जो संकेत है इनमें से कौन से। जब सभी ऑप्शनों को पढ़ोगे तो वो क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के प्रति कोई टेंशन नहीं लेते हैं या लॉन्ग टर्म टेंशन नहीं लेते लंबे समय तक। अगर आपको कोई टेंशन होती है तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में उसको निपटा लेते हैं और आराम से सोते हैं। तो डू नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस ऑफ स्लीपिंग। अगर आपके पास कोई समस्या आती है, अगर आप उस समस्या को लंबे समय तक सोचते हैं तो आपको हमेशा टेंशन या तनाव बना रहता है और आप को नींद भी नहीं आती, लॉस ऑफ स्लीप हो जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या तनाव को कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो स्प्रेडिंग लॉन्ग ओवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक एक ही समस्या के बारे में सोचना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दैट रिड्यूस द स्ट्रेस। अगर कोई समस्या है उसी के बारे में सोच रहे हैं, लंबा सोच रहे हैं, उससे क्या होगा कि तनाव हमेशा बना रहेगा और हमें रात में नींद भी नहीं आएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस है वो क्या होता है। तो माइंडफुलनेस इज ए एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट एट ए मोमेंट। एक पल में पूरी तरह से उपस्थित रहने की क्षमता। अगर मान लो हम 2 व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, अगला व्यक्ति हमसे कम्युनिकेट कर रहा है तो हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका मतलब हमारा जो माइंड है
या जो दिमाग के दूसरी चीज़ों पे लगा हुआ है, तो ये होती है नॉन फुल माइंडनेस। तो फुल माइंडनेस या माइंडफुलनेस वो होती है एट प्रेजेंट हम उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसकी बातों को आराम से सुने और आराम से जवाब दें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो माइंडफुलनेस मीन्स इट इज़ ए एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।